कायर लम्हा भरकर घबराते हुए कहता है, तुझे पता है ना इसका अंजाम क्या होगा? कछुआ जुनून के साथ कायर की आंखों में देखते हुए कहता है, अंजाम की चिंता वो लोग करते हैं जो डरपोक होते हैं, और मैं डरपोक नहीं हूं, समझा तू? कायर कछुए को फिर समझाते हुए कहता है, देख कछुए, तुझे मेरी बातों का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन तू गुस्से में कोई गलत कदम मत उठा। तू ये सब इसलिए कर रहा है ना क्योंकि मैंने तुझे डरपोक बोला था। कछुआ कायर की बातों को काटते हुए कहता है, तू मेरे साथ चल रहा है या नहीं? कायर कुछ जवाब नहीं देता है, कछुए से अपनी नजरें फेर लेता है। कछुआ समझ जाता है कि उसका जवाब क्या था। कछुआ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुझे नहीं चलना तो मत चल, पर मैं तो अपनी वर्चू के पास जा रहा हूँ, और आज मैं उससे अपने प्यार का इजहार करके रहूंगा। फिर जो होगा सो देखा जाएगा। इतना कहकर कछुआ लड़खड़ाते कदम के साथ जाने लग जाता है। कायर कछुए को एकटक नजर से वहां से जाते हुए देखते रहता है। अभी कछुए ने 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी वो धड़ाम से गिर जाता है। कछुआ चीखता है, आह, लग गई रे। कायर तुरंत भागते हुए कछुए के पास जाता है और कछुए को उठाते हुए कहता है, 2 कदम तो ठीक से चल नहीं पा रहा है, और चला है पुलिस वाली को प्रपोज करने। कछुआ लड़खड़ाती जुबान के साथ कहता है, रिस्क है तो इश्क है मेरे दोस्त। आज मुझे मेरे प्यार का इजहार करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तू भी नहीं। कछुए की बातों से कायर समझ गया था कि कछुआ की करके ही रहेगा। अगर उसने शराब नहीं पी होती तो उसे वो कैसे भी समझा लेता, पर शराब पीने के बाद उसे समझाना नामुमकिन है। कायर कछुए के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कहता है, अब बकरा खुद हलाल होना चाहता है तो उसे हलाल होने से कौन रोक सकता है भला? इतना कहकर न चाहते हुए कायर भी दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए कछुए के साथ जाने लग जाता है। इस तरफ तारा हॉल में बैठकर पेंसिल से स्केचबुक में कुछ बना रही थी। तारा के हाथ में A4 साइज की स्केचबुक थी। तारा के आसपास कई सारे वाटर कलर, क्रेयॉन कलर, स्केच कलर, ब्लैंक पेजेस अस्त व्यस्त तरीके से फैले हुए थे। तारा के गर्दन तक आते हुए बाल भी उसके चेहरे के सामने बिखरे हुए थे, जो बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। पर तारा का ध्यान इस वक्त अपने बिखरे हुए बालों पर नहीं, बल्कि पेंटिंग बनाने में था। वो थोड़ा डरते हुए पेंटिंग बना रही थी। पेंटिंग बनाते वक्त बार बार उसके हाथ कपकपाए जा रहे थे, जैसे उसे पेंटिंग बनाने से डर लग रहा हो, फिर भी वो उस पेंटिंग को बनाना चाहती हो। उसी कमरे में तारा की देखभाल करने वाली कैटलीन भी थी, जो इस वक्त कमरे की साफ सफाई करने में लगी हुई थी। कैटलीन तारा को देखते हुए कहती है, तारा बेबी, ये क्या है? आपने कितना सामान फैला के रखा है? मैंने आपसे कहा था ना, इस तरह से सामान नहीं फैलाना चाहिए, ये बैड मैनर्स होता है। अच्छे बच्चे इस तरह सामान नहीं फैलाते हैं। तारा कुछ जवाब नहीं देती है। उसका पूरा ध्यान अपनी पेंटिंग बनाने में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कैटलीन की बातें सुनाई ही नहीं दे रही हो। वो अपनी पेंटिंग बनाने में खोई हुई थी। कैटलीन तारा को दोबारा नहीं टोकती है, अपना काम करते रहती है। वो सोफे पर फैले हुए कपड़ों को जमा रही थी। तारा और कैटलीन दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थी कि तभी बाहर के दरवाजे से वर्चस्विनी आ जाती है। वर्चस्विनी अंदर से दरवाजा बंद करते हुए गुस्सा करते हुए कहती है, कैटलीन, मैंने तुमसे कहा था ना, अंदर से दरवाजा बंद रखा करो, फिर क्यों खुला रखा तुमने? कैटलीन अपनी गलती मानते हुए कहती है, वो मैडम जी, मैं घर के कामों में इतना उलझ गई थी कि दरवाजा बंद करना ही भूल गई। वर्चस्विनी कैटलीन को प्यार से समझाते हुए कहती है, कैटलीन, घर के काम से ज्यादा जरूरी है घर की सेफ्टी। कोई चोर घर के अंदर घुस जाता तो? कैटलीन माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी मैडम जी, आइंदा ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। घर आकर सबसे पहले दरवाजा ही बंद करूंगी। वर्चस्विनी कैटलीन की बात का पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है, सीधे तारा के पास चली जाती है। वर्चस्विनी बड़े प्यार से तारा से कहती है, क्या कर रही है मेरी प्यारी राजकुमारी? तारा कुछ जवाब नहीं देती है, पेंटिंग करते रहती है। वर्चस्विनी तारा की पेंटिंग को देखते हुए कहती है, अच्छा, तो मेरी बेटी पेंटिंग बना रही है। आज कौन सी पेंटिंग बना रही है मेरी बेटी, जरा मैं भी तो देखूं। इतना कहकर वर्चस्विनी तारा के द्वारा बनाई गई पेंटिंग देखने लग जाती है, पर वर्चस्विनी को तारा की पेंटिंग बिल्कुल समझ, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वर्चस्विनी बहुत थक चुकी थी, इसलिए तारा को बिना डिस्टर्ब किए ही वो फ्रेश होने चली जाती है।
कुछ देर बाद जब वर्चस्विनी वापस लौटती है तो देखती है कि तारा अभी भी पेंटिंग बनाने में बिजी थी। वर्चस्विनी को आते देख कैटलिन कहती है, मैडम जी आपके लिए आलू की सब्जी और तारा बेबी के लिए दाल बना दी है मैंने। घर के सारे काम भी कर दिए हैं, अब मैं जाती हूँ। वर्चस्विनी कहती है, ठीक है कैटलिन, कल अपने समय पर आ जाना। हम कैटलिन वहां से चली जाती है और उसके जाते ही वर्चस्विनी वापस से दरवाजा लगा देती है। वर्चस्विनी देखती है कि तारा अभी भी पेंटिंग बनाने में उलझी हुई थी। वर्चस्विनी तारा से कहती है, तारा बेटा बहुत बना ली आपने पेंटिंग, अब आप अपनी स्केच बुक रख दीजिए, खाना खाने का वक्त हो गया है। तारा कुछ जवाब नहीं देती है, वो पेंटिंग बनाते रहती है। वर्चस्विनी को ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि उसने आज तक तारा को इस तरह बर्ताव करते हुए कभी नहीं देखा था। ये पहली बार था जब तारा उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। वर्चस्विनी फिर कहती है, तारा बेटा मैं कुछ बोल रही हूँ आपसे, आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? तारा पेंटिंग बनाने में लगी रहती है। तारा के बिहेवियर के कारण वर्चस्विनी को गुस्सा आने लग जाता है। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, लगता है आप ऐसे नहीं मानने वाली, मम्मा को ही कुछ करना पड़ेगा। मम्मा ने आपको कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा के रखा है। इतना कहकर वर्चस्विनी तारा के बगल में बैठती है और तारा के हाथ से उसकी स्केच बुक लेते हुए कहती है, लाओ तारा बेटा, अब ये बुक मुझे दो, बहुत बना लिया आपने पेंटिंग, आज के लिए इतना काफी है। तारा स्केच बुक को अपने सीने से सटा लेती है पर वर्चस्विनी को देती नहीं है। ये देखकर वर्चस्विनी को गुस्सा आ जाता है। वर्चस्विनी जबरदस्ती तारा के हाथ से उसकी स्केच बुक लेने लग जाती है। तारा वर्चस्विनी को वो स्केच बुक लेने से रोकती है पर वर्चस्विनी रुकती नहीं है। वर्चस्विनी तारा के हाथ से वो स्केच बुक छीनते हुए कहती है, मैंने कहा ये मुझे दो तारा। तारा मना करती है, नहीं मम्मा। वर्चस्विनी जबरदस्ती करके तारा के हाथ से वो स्केच बुक छीन लेती है। वर्चस्विनी ने तारा को इतना जिद करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। वर्चस्विनी उस स्केच बुक को बंद करने लग जाती है। तभी तारा ने उस पर जो बनाया था, वर्चस्विनी की नजर उस पर पड़ती है। जैसे ही वर्चस्विनी वो पेंटिंग को देखती है, दंग रह जाती है। तारा ने अपनी स्केच बुक में एक औरत का चेहरा बनाया था जिसमें उस औरत को कई चोटें लगी थी। वो पेंटिंग ऐसी लग रही थी जैसे किसी प्रोफेशनल पेंटर ने बनाई हो। कोई बोल ही नहीं सकता था कि ये पेंटिंग किसी बच्ची ने बनाई थी। वर्चस्विनी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो पेंटिंग तारा ने बनाई थी। वो स्केच पूरी तरह पेंसिल से बनाया गया था और कुछ देर पहले तारा ही पेंसिल से स्केच बुक पर कुछ बना रही थी। वर्चस्विनी तारा को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, ये स्केच तारा बेटा आपने बनाया है? तारा डरी और घबराई हुई थी। वर्चस्विनी के गुस्से ने उसे और डरा दिया था। वो सहम गई थी। वर्चस्विनी प्यार से तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछती है, तारा बेटा डरो मत, मम्मा कुछ पूछ रही है, उनके सवाल का जवाब दो। क्या ये पेंटिंग आपने बनाई है? तारा डरते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। तारा ने स्केच बुक में जिस औरत का स्केच बनाया था, वर्चस्विनी उस स्केच को गौर से देखने लग जाती है। वर्चस्विनी उस स्केच को देखते हुए मन ही मन सोचती है, आखिर ये तारा ने किस औरत का स्केच बनाया है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। तारा ने इसे कहां पर देख लिया? कौन है ये औरत? वर्चस्विनी तारा से पूछती है, ये औरत कौन है तारा बेटा? क्या आप इन्हें जानती हो? तारा कहती कुछ नहीं, बस ना में अपना सिर हिला देती है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा आपने? आप नहीं जानती इन्हें? तो फिर आपने इनका स्केच कैसे बना दिया और इनके सिर पर ये चोट कैसी है? तारा कुछ जवाब नहीं देती है। वर्चस्विनी तारा से पूछती है, तारा बेटा आपने इन्हें कहीं तो देखा है, तभी तो इनका स्केच बनाया है। ऐसे बिना किसी को देखे थोड़ी किसी का स्केच बनाया जा सकता है। याद करने की कोशिश करो तारा बेटा, आपने कहीं तो इन्हें देखा होगा। वर्चस्विनी के दबाव बनाने पर तारा अपने दिमाग पर जोर देने लग जाती है और याद करने की कोशिश करने लग जाती है कि उसने उस औरत को पहले कहाँ देखा था। वर्चस्विनी फिर तारा से कहती है, याद करो तारा बेटा, हो सकता है इन आंटी को आपने कभी मार्केट में, सड़क पर या फिर मंदिर में देखा हो। याद करने की कोशिश करो तारा बेटा, आपने इस आंटी को कहीं तो देखा होगा। वर्चस्विनी तारा पर दबाव बना ही रही थी कि तभी तारा बड़बड़ाती है, हाँ मैंने इन आंटी को देखा है, मैंने इन्हें देखा है। वर्चस्विनी एक्साइटमेंट के साथ बोल पड़ती है, कहाँ पर देखा है तारा? सपने में। वर्चस्विनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा आपने तारा बेटा? आपने इन्हें सपने में देखा है? तारा वर्चस्विनी की बात में हामी भरते हुए कहती है,
हाँ मम्मा, मैंने इन आंटी को सपने में देखा था। ये वही औरत है जो उस कार के पास थी, जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी। हाँ मम्मा, ये वही औरत है। तारा की बातें सुनकर वर्चस्विनी हक्की बक्की रह गई थी। उसे तारा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे तो इस बात पर भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये स्केच तारा ने बनाया था, क्योंकि कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट ही ऐसा स्केच बना सकता था। तारा आगे कहती है, ये वही आंटी है मम्मा, सपने वाली। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, कौन से सपने की बात कर रही हो तारा बेटा आप? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तारा वर्चस्विनी को समझाते हुए कहती है, माँ वही सपना जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो कार की डिक्की में एक बच्ची। इतना कहकर तारा चुप हो जाती है। उसका सिर दर्द करने लग जाता है। तारा ने वर्चस्विनी को जिस सपने के बारे में बताया था, वर्चस्विनी उस सपने को याद करते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसने उस रात। वर्चस्विनी ने इतना कहा ही था कि तभी कोई डोरबेल बजाने लग जाता है। वर्चस्विनी की सोच वहीं पर टूट जाती है। तारा वर्चस्विनी को हिलाते हुए कहती है, मम्मा कोई आया है मम्मा। वर्चस्विनी बड़बड़ाती है, इतनी रात को कौन आया होगा। वर्चस्विनी तारा की स्केच बुक को फर्श पर ही रख देती है और दरवाजा खोलने जाने लग जाती है। कोई बार बार डोरबेल बजाया जा रहा था। वर्चस्विनी दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे में लगे लेंस में से देखने लग जाती है कि कौन आया है, पर कोई दिखाई नहीं देता। वर्चस्विनी घबराते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर घंटी किसने बजाई। वर्चस्विनी सतर्क हो जाती है। वो झट से अंदर जाती है और अपनी रिवॉल्वर निकाल कर ले आती है। इतनी देर में ही फिर से कोई डोरबेल बजाता है। वर्चस्विनी अपनी रिवॉल्वर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है और दरवाजे में लगे लेंस से बाहर देखने लग जाती है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तारा भी घबरा गई थी। वो जहां थी वहीं पर बैठी हुई थी। तारा डरते हुए कहती है, क्या हुआ मम्मा। वर्चस्विनी एकदम धीरे से कहती है, कुछ नहीं हुआ तारा बेटा, आप वहीं पर बैठे रहना, मम्मा बस अभी आई। इतना कहकर वर्चस्विनी धीरे से दरवाजा खोलकर सीधे सामने की ओर बंदूक तान देती है, पर उसके सामने कोई नहीं था। तभी उसे दो लोगों के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो झट से अपने घर से 4-5 कदम आगे आती है और लेफ्ट साइड मुड़ जाती है और देखती है कि अंधेरे में दो आदमी खड़े हुए थे, जिनका चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वर्चस्विनी उन दोनों पर बंदूक तानते हुए कहती है, हैंड्स अप, हिलने की कोशिश भी मत करना वरना जान से मारे जाओगे। आदमी की नशे में बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है, हम जानते नहीं तो आए हैं। वर्चस्विनी को यह आवाज जानी पहचानी लगती है। फिर आदमी की आवाज सुनाई देती है, मैं बार बार घंटी बजा रहा हूँ अपनी वर्चू से बात करने के लिए, और तू है कि मुझे पीछे खींच कर ले आता है। वर्चस्विनी आवाज को गौर से सुनते हुए कहती है, ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, पर कहाँ सुनी है। हाँ, ये आवाज तो कछुए की है। कछुआ, ये तुम हो क्या। कछुआ की आवाज सुनाई देती है, देखा, मैं ना कहता था मेरी वर्चू भी मुझसे प्यार करती है। वो मुझे पहचान गई। इतना कहकर कछुआ वर्चस्विनी के सामने आ जाता है। कछुए के साथ ही कायर भी उजाले में आ जाता है। वर्चस्विनी को उन दोनों के चेहरे नजर आने लग जाते हैं। वर्चस्विनी उन पर गन ताने दोनों के चेहरे को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, तुम दोनों। कायर मन ही मन बड़बड़ाता है, आज तो मरे, वर्चस्विनी जी छोड़ेगी नहीं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।